2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए देश के युवाओं से, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं से यही कहते रहे कि 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा, आप लोग मुझे दिल्ली की कुर्सी बैठाइए, मैं आपको 2 करोड़ नौकरी दूंगा। यह जो सत्याग्रह है, देश की आजादी को जो कुर्बानी चाहिए थी, वह कुर्बानी युवाओं को देने का वक्त आ गया है। 2024 में उनको हक दिलाने के लिए तानाशाही सरकार को हटा देना है और उनको हक अधिकार दिला देना है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सपने को साकार कर देना है। भदोही के विकास को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के जो मैं एक भूखा सत्याग्रह किया हूं, उससे समझौता मैं नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग और आज हम भदोही जिले के जिला मुख्यालय पर हैं, ज्ञानपुर में, और एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं जिनका जुनून और जिनकी डिमांड सुनी जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए। बैजनाथ यादव जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वरिष्ठ वकील हैं और सामाजिक चिंतक हैं। वे आज 1206 दिनों के क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। 1206 दिन आज पूरा हो रहा है। उनकी यह अनशन यात्रा एक लंबी दूरी तय करते हुए यहाँ तक पहुँची है। पहले वे जंतर मंतर दिल्ली में थे और अब वे ज्ञानपुर जिला मुख्यालय भदोही में हैं। अकेले बैठे हुए हैं। जब हम यहाँ आए तो वे अकेले बैठे हुए मिले हैं। इनके जो कुछ साथी संगाती हैं वे अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तभी जाऊँगा जब समय पूरा होगा। आइए हम उनसे जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे जो बैनर लगा हुआ है, ये इनका मांग पत्र है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आराम से अपने जीवन का उत्तरार्ध नाती पोतों के बीच में बिताता, तमाम रिश्तेदारियों में जाता आता और यह देखता कि बुढ़ापे में मैंने क्या बचत की है। यह व्यक्ति नौजवानों को प्रेरित कर रहा है कि अपनी डिमांड को लेकर, अपने तमाम सारे लक्ष्यों को लेकर वे किस तरीके से संघर्ष में आगे आएं। आदरणीय बैजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ये बताइए कि इतने लंबे समय से अनशन आप कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी डिमांड क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि पिछड़े वर्ग की आबादी देश में सबसे ज़्यादा है और उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उनकी एक पार्टी थी संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उन्होंने कहा था संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। तब हमें पता चला कि पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है, उनकी किताब पढ़ने से और मंडल आयोग की रिपोर्ट देखने पर कि कितनी जातियां हमारे देश में हैं। हक अधिकार से ये वंचित हैं। आबादी सापेक्ष आरक्षण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लेके चले थे और उन्होंने कहा था कि हमारी बात सुनी जाएगी ज़रूर, लेकिन मेरे मरने के बाद। बहुत लंबा समय बीता समाज में काम करते हुए और जब यह बात हमेशा चुभती थी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमारे वर्ग के लिए, हमारे लिए, उन्होंने कहा था कि हमारी बात सुनी जाएगी ज़रूर मेरे मरने के बाद। हमने इंतज़ार किया और लंबा इंतज़ार किया कि कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं देश में। उनके सपनों को साकार करने के लिए क्या कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं। कई पार्टियों को हमने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को लेकर चलने वाले थे, लेकिन उनका सही सपना सामने कहीं नहीं आ रहा था। तब हमें लगा कि उन्होंने कहा था कि हमारी बात सुनी जाएगी ज़रूर मेरे मरने के बाद। कहीं कोई दिख नहीं रहा है
यह मुझे करना पड़ेगा। यह बहुत लंबा समय तक हमने चिंतन किया। तब पार्टी का गठन हुआ यह चिंतन के बाद कि और पार्टियों में यह है नहीं, यह एजेंडा है नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं है कि आबादी सापेक्ष आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिला। तब हमने सशक्त समाजवादी पार्टी का गठन किया 31 मार्च 2008 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में। और सशक्त समाजवादी पार्टी नाम हमें 2012 में जाके मिला। दर्जनों नाम भारत निर्वाचन आयोग में देने के बाद तब मुझे सशक्त समाजवादी पार्टी नाम मिला। जिस दिन नाम मिला था तब हमने सोचा कि ज़रूर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना साकार होगा, क्योंकि मुझे नाम ही ऐसा मिला है। केवल एक नाम देने पर भारत निर्वाचन आयोग ने उसे सही नहीं कहा और उसे ही नहीं मान लिया। मैंने दर्जनों नाम दिया, तब सशक्त समाजवादी पार्टी नाम मिला। उसी समय हमको लगा कि ज़रूर लोगों को हक हम दिला पाएंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा मिला है कि सशक्त समाजवादी पार्टी। समाजवाद के वे देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, समाजविद और समाज के सबसे बड़े चिंतक और प्रणेता बने, जिनको लेकर के जो हक अधिकार से वंचित हैं उनको हक दिलाने के लिए हमने उनके सपनों को साकार करने के लिए पार्टी गठन किया। और पार्टी गठन करने के बाद हम कार्रवाई लोगों के बीच में जाके करते रहे कि पार्टी का गठन हुआ है, संगठन बनाया जाए, संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए कि आपको हक अधिकार दिलाना है, आप लोग साथ दीजिए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए देश के युवाओं से वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं से यही कहते रहे कि 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा, आप लोग मुझे दिल्ली की कुर्सी बैठाइए, मैं आपको 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लोगों में यह आकांक्षा जगी, देश के युवाओं में, कि कोई अच्छा दिन लेके आने वाला है, अच्छे दिन की बात कर रहा है, इसके ऊपर विश्वास किया जाए, क्योंकि यह कह रहा है कि 2 करोड़ नौकरी हमारे देश को देगा यह, और आबादी के हिसाब से 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, तो बहुत जल्द सभी युवाओं को मौका मिल जाएगा। लेकिन वह मौका देश के युवाओं को मिला नहीं। देश के युवा इंतजार करते रहे और 5 साल बीत गया। दूसरी बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के एक झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर यही राग लापे कि सरकार बनेगी तो इस बार मैं ज़रूर 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लोगों ने फिर विश्वास किया और युवाओं ने अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से, लोगों से यही युवा कहे कि समय बहुत अच्छा आ गया है, चलो इस बार नहीं, इस बार एक पक्की गारंटी देते हैं, इस बार 2 करोड़ नौकरी मिलेगी तो हम लोगों को नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये दृढ़ विश्वास किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा एक बार नहीं किए, दूसरी बार कर रहे हैं, दूसरी बार मौका दिया जाए। लेकिन ये झूठा प्रधानमंत्री देश के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है, वह पीड़ा दिल में है। वह पीड़ा लेकर के ये उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनको समाज में सम्मानपूर्वक खड़ा रहने के लिए यह मुझे चिंतन करना पड़ा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो कहते थे वो काम करना पड़ेगा, और नहीं दूसरा कोई रास्ता देश में कहीं दिख नहीं रहा था। कैसे शुरू किया आपने फिर? यह बहुत चिंतन के बाद जब निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि मुझे 2024 में सत्ता परिवर्तन करना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था
कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकती। हम जिंदा कौम हैं। हमने चालू किया कि 4 साल में परिवर्तन कर दूंगा और ये मेरा भूखा सत्याग्रह, जाति जनगणना, यह देशव्यापी बना। जिस समय हम बोलना चालू किए, जिस समय भूखा सत्याग्रह चालू किए, उस समय देश में कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब हम बोलना चालू किए तो बीजेपी के कुछ मंत्री पूर्वांचल के, उन्होंने 60% आरक्षण की बात पिछड़ों के लिए कहा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी चुप हो गए। यह जो सत्याग्रह है, देश की आज़ादी को जो कुर्बानी चाहिए थी, वह कुर्बानी युवाओं को देने का वक्त आ गया है। देश के युवा आज हाशिए पर हैं। उनको कहीं पर भी अपने लोगों का सम्मानपूर्वक अवसर न देने पर आज उनकी पीड़ा देश में ऐसी हो गई है कि अराजकता फैल गई है, भ्रष्टाचार फैल गया है, हिंसा फैल गई है। यह उसी की देन है कि युवाओं को अवसर नहीं दिया गया। 20 दिसंबर 2020 से यह पहले मेरे दिमाग में आया। मैंने राष्ट्रपति महोदय जी को मैंने ज्ञापन दिया कि मैं भूखा सत्याग्रह करने जा रहा हूं और यह मिशन 2024 है। मिशन 2024 को लक्ष्य रख करके मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं। आज देशव्यापी यह लड़ाई बन चुकी है, जाति जनगणना। मैं यही मानता हूं कि यह सशक्त समाजवादी पार्टी की आवाज़ है, भदोही की आवाज़ है, बैजनाथ यादव की आवाज़ है, क्योंकि जाति जनगणना 20 दिसंबर 2020 से पहले कहीं पर भी मिशन 2024 का मुख्य एजेंडा विपक्ष का कहीं दिख नहीं रहा था और अब जाके बना है। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह जाति जनगणना इस सशक्त समाजवादी पार्टी बैजनाथ यादव भदोही की आवाज़ है, जिसे महत्व मिलना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के माध्यम से यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था, देश का स्टार प्रचारक बनाना चाहिए था। ये जरूर विपक्ष और यह इंडिया गठबंधन सत्ता में जरूर 100% 100% सफलता हासिल करता। इन्होंने मुझे स्टार प्रचारक का अभी कुछ भी हमारे पास संदेश नहीं आया। यहाँ पर भदोही में टीएमसी का प्रत्याशी बनाया गया है इंडिया गठबंधन से। मैं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहा हूँ, भदोही में नहीं। भदोही में इसलिए नहीं, भदोही विकास से वंचित है। भदोही के विकास को लेकर के, अपने हक अधिकार को लेकर के जो मैं ये भूखा सत्याग्रह किया हूँ, उससे समझौता मैं नहीं कर सकता। मैं लोगों को हक दिला के रहूँगा और इस डॉलर नगरी को विकसित करके रहूँगा। देश में जो तानाशाही सरकार है उसको बदल के रहूँगा। ये लड़ाई वहाँ चल रही है। आज हमारे देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। कोटा में आज हमारे बच्चे, हमारे देश के गार्जियन और माता पिता बच्चों को भेजे हुए हैं कोटा में, लेकिन उनको अवसर आगे नहीं मिल रहा है। तैयारी वो कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है, जगह खाली है लाखों लाख, लेकिन कहीं अवसर न मिलने पर आज वहाँ पे सुसाइड करने की स्थिति बन गई है। एक लड़का, प्रतियोगी लड़का, एक एवरेज प्रतिदिन एक लड़का आ रहा है जो सुसाइड का चल रहा है। 2024 में देख लीजिए, 2023 में भी देख लीजिएगा। युवाओं की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, युवाओं का कितना समर्थन आपके साथ है? युवाओं का समर्थन हमारे पास, हमारे साथ बहुत है। हजारों लोगों का समर्थन है, हजारों लोगों का। मुझे आम आदमी पार्टी का समर्थन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, राष्ट्र पार्टी का समर्थन है, बुंदेलखंड मुक्त मोर्चा का समर्थन है, पिछड़ा दलित विकास महासंघ का समर्थन है और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास मंच का समर्थन है, समता सैनिक दल का समर्थन है, अंबेडकर समाज पार्टी का समर्थन है, विभिन्न संगठनों का समर्थन है। दर्जन भर से ज़्यादा संगठनों पार्टियां मुझे समर्थन दी हैं और हजारों युवा हमारे साथ हैं, जिनके बल पे आज मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। 2024 में उनको हक दिलाने के लिए तानाशाही सरकार को हटा देना है और उनको हक अधिकार दिला देना है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सपने को साकार कर देना है। अभी कुछ ही दिनों बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में चुनाव की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, प्रचार बहुत तेज हो जाएगा, तो भदोही जिले में आप कैसे क्या करेंगे? भदोही से मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। पूरे देश में मैंने समर्थन दिया है, भदोही में नहीं। भदोही का विकास मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। यहाँ के युवाओं का भविष्य मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। उनको मैं हक अधिकार दिलाने के लिए, विकास को लेकर के मैं लगातार भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, उनको हक अधिकार दिलाऊंगा। पूरे देश में इंडिया गठबंधन का समर्थन है। ये जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरह का चुनाव हो रहा है, पूरी तरह से मैनेजमेंट का मामला है और बहुत बड़ी पूंजी का खेल भी है। आप जिस जगह पर हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वह एक सत्याग्रह की लड़ाई है। सत्याग्रह लड़ाई। तो आपको क्या लगता है कि सत्याग्रह बनाम पूंजी का खेल, इसमें क्या सफलता आपको उम्मीद लगती है कि मिलेगी? सत्याग्रह से देश को आज़ादी मिली है। सत्याग्रह से हमारे युवाओं को आज़ादी मिलेगी, उनको हक अधिकार मिलेगा। उस विश्वास के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और पूंजी जो है वह विचारों को पुष्ट नहीं कर सकती। विचारों को संरक्षित रखने के लिए हमको विचारवानों की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत चुनाव में होती है, लेकिन वह जो हक अधिकार हम दिलाएंगे उनको विचारों से दिला पाएंगे, पैसे से नहीं दिला पाएंगे। पैसा चुनाव में खर्च होता है, यह ठीक है। बहुत पूंजीपति आएंगे, बहुत रुपया खर्च करेंगे, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होगी। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कि जैसे देश को आज़ादी मिली है, वैसे यथार्थ आज़ादी के लिए भूखा सत्याग्रह हक अधिकार दिला पाए। मैं यही युवाओं से कहूँगा कि जिसके आपके लिए मैं भूखा सत्याग्रह किया हूँ, आपको सोचना है और अवसर देना है, जिससे कि उनके लिए मैं काम कर सकूँ और उनको हक अधिकार दिला सकूँ। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि ये जो पूरा परिदृश्य है, उसमें जनता के बीच जाने की जो पोजीशन बन रही है, अभी तक क्या आपकी रणनीति रही है और आगे क्या रहेगी? जनता के बीच में जाने की जो रणनीति है, हम 2014 से प्रयास कर रहे हैं। 2014 में हमने नामांकन किया लोकसभा 78 भदोही से। मेरा पर्चा निरस्त किया गया, मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। 2019 में मैंने नामांकन किया लोकसभा भदोही से, यहीं कलेक्ट्रेट परिसर में। फिर 2019 में भी मेरा पर्चा निरस्त किया गया। ये हमारी लड़ाई 20 दिसंबर 2020 से यही चली रही है। देश में किसी का भी नामांकन रद्द न किया जाए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के न रोका जाए। जो मैं इसमें दिया हुआ हूँ कि आप ये देख लीजिए कि किसी भी चौथे नंबर पर देख लीजिए, प्रत्याशियों राजनीतिक पार्टियों के निरस्तीकरण के विरोध में किसी को रोका न जाए। एक प्रत्याशी एक विचार होता है, एक पार्टी एक विचार होती है। विचारों का हनन करके, विचारों को रोक करके लोकतंत्र को जीवंत नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र के पोषक तत्व हैं कि विचार सामने आने चाहिए और विचारों के माध्यम से ही लोकतंत्र को हम हमेशा के लिए सुदृढ़ कर पाएंगे। आपने अभी देखा कि किस तरीके से एक वरिष्ठ नागरिक इस देश के नौजवानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और ख़ास तौर से सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले सामाजिक समूहों की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। और उनकी अपनी एक सोच है, उनकी एक अपनी रणनीति है, जनता के ऊपर उनका भरोसा है और उनकी लड़ाई निश्चित रूप से एक आकार लेगी। उनका सत्याग्रह एक दिन जरूर रंग लाएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।